लेना। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसको डिस्कशन करने के पहले एक बार पोल की रिपोर्ट देख लेते हैं। ऐसे आप सभी को पता है पोल रिपोर्ट ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। तो यहाँ पर उन बच्चों का जिन्होंने सारा ही आंसर सही दिया था उनका नाम ग्रीन में दिख रहा है। इवन कुछ बच्चों का एक आंसर गलत हुआ है, उनका नाम ग्रीन में दिख रहा है। ऑल ऑफ यू वेरी गुड। इवन आपका नाम इस लिस्ट में है तो वेरी गुड कि आपने आंसर किया है, तभी आपका नाम है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हो जो पूरी आंसर नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पर समीर हलावत के नाम से बच्चे, काजल के नाम से बच्चे, आपने काफी बस एक ही आंसर किया है। ठीक है, कम से कम ट्राई करो। इसका मतलब ये दिखता है कि आप क्लास को बस लास्ट में 1-2 मिनट के लिए ज्वाइन किए हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास करना है, रिकॉल मिस नहीं करना है, टाइम पर क्लास को ज्वाइन करना है, पूरे आंसर कीजिए ताकि आपका सारे रिजल्ट बढ़िया से आए। ठीक है, तो बस को थोड़ा और इंप्रूव कीजिए, पूरी ही आंसर कीजिए, सही सही करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका बेहतरीन पोल रिपोर्ट बन सके। चलिए आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। लास्ट क्लास में 2 टॉपिक पढ़ा था। पहला क्या था, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। जैसे आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखने से काम चलेगा क्या, या कुछ और बताना पड़ेगा? नो सर, ए 0 नहीं होते। बताना पड़ेगा कि सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रिकॉल क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में किया था, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसके पहले भी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, बस ये देखने के लिए कि आप कितनी ध्यान से चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बस ध्यान से आंसर करोगे आंसर सही आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक द्विघात समीकरण लिख कर दिया गया है, बस आपसे पूछा जा रहा है वहां पर ए बी सी का वैल्यू क्या है। आपको ये डिसाइड भी नहीं करना है कि द्विघात है कि नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू बताने हैं। पोल अभी ऑन किया जा रहा है, बस हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चिन्ह, साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया, 7x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 5x। इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, इस रूप में लिखिए। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म। राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, ये आपको बताना है। बस यहाँ पर एक हिंट है आपके लिए, 5x जो दाएं साइड में है ना, राइट साइड में इक्वल टू के दाएं साइड, उसको आप लेफ्ट साइड में लेकर जाइए। ठीक है, तो राइट साइड में 0 हो जाएगा, वहां से आपको एबीसी वैल्यू मिलेगा। आप ऑप्शन को मत देखिए। ठीक है, ऑप्शन से देखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को देखो ही मत। ठीक है, आप क्या करो, अपने कॉपी में एबीसी लिखिए। ठीक है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, देन जाकर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 9 सही, 3 गलत। ठीक है, बस ए बी सी का वैल्यू देखना है। तो बस ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना होगा, फिर ए बी सी का वैल्यू देखना होगा। 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। ठीक है, 15 आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से कीजिए, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड्स। 2 बच्चे और हो, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इसको एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, और अभी क्लास में जितने बच्चे मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है, मैं इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर 2 ही टाइप के आंसर आए, जितने बच्चों ने आंसर किया है, या तो आंसर बी किया है या फिर आंसर सी किया, मतलब ए किसी का भी आंसर नहीं है और डी किसी का भी आंसर नहीं है, तो ए और डी है भी नहीं हमारा आंसर। अच्छा, स्क्रीन रुक रही है क्या, 1 सेकंड। ठीक है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा, कोई सुनिए, फिर से दिख जाएगा स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको होगा सर यहाँ पर ए और डी किसी का आंसर नहीं था, ए और डी तो आंसर नहीं होगा हमारा, बी और सी में चेक करते हैं क्या होगा। देखो कुछ बच्चे ने क्या किया, आपने देखा पहले सर यहाँ पर 7 दिख रहा है, फिर माइनस का 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, आपने बोला ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 5, और आपने ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर दिया। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को देखना होगा,
ए बी सी के फॉर्म में देखना है, हम क्या बोलेंगे सर, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह ए एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर प्लस का बी एक्स, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म और दाएं साइड में जीरो, कुछ ऐसा होता है ना। तो आपको सर इसको जो इक्वेशन दिया गया था 7x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 5x, तो जो 5x लिखा हुआ है राइट साइड में इक्वल टू के दाएं तरफ, इस 5x को मैं इधर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये बनेगा 7x स्क्वायर, 5x इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 5x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। अच्छा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर इसको मैंने बीच में क्यों लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि माइनस का 3 माइनस का 5, चलो ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 5 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसको अरेंज करोगे ना, आपको पता है बीच में x वाला टर्म होना चाहिए, तो इसको आप इसको अरेंज करोगे तो बनेगा 7x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। इस फॉर्म में हमें लिखना होगा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपको दिख जाएगा सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a कहते हैं, यानी a का वैल्यू आपका 7 दिखेगा, b का वैल्यू x के गुणांक को हम b कहते हैं जो कि मुझे माइनस का 5 दिख रहा है, सी का वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट वाला टर्म जो मुझे माइनस का 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 7 माइनस 5 माइनस 3 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखा तो 7 3 लिखा गया जो कि गलत है। ऑप्शन बी में 7 के बाद बी का वैल्यू माइनस 3 है, जबकि बी का वैल्यू माइनस 5 है, ये भी गलत हो गया। 7 माइनस 5 माइनस 3 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्लियर है। तो ये आंसर कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बताइए सभी को समझ में आया, जिन 3-4 बच्चों का आंसर गलत हो गया था, मोस्टली तो सही आंसर थे, जिनका गलत हो गया था वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये आते हैं आज के क्लास के टॉपिक पर। इसमें आपको याद होगा लास्ट क्लास में ये मैंने पढ़ाया था आपको, व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स एक तरीके का लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट को, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था क्रमागत संख्या वाला, ठीक है, उसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीखने के वाले हैं, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमें दिया रहेगा तो उस इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन बनाएंगे कैसे। अब देखो इसके सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले मैं अगर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, जब भी अगर कोई दो क्वांटिटी है, दो संख्या रहे, दो लोग रहे, दो लोगों का उम्र रहे, किसी दो पर्सन की आय रहे, सैलरी रहे, ठीक है, अगर उन दोनों में तुलना की जा रही है, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो आप एक्स किसको मानोगे, क्योंकि वैल्यू तो हमें दोनों में से किसी की नहीं पता होती है जनरली, ठीक है। तो एक्स किसको मानते हैं, जिससे आसान, देखो बनने के लिए किसी बन जाता है, लेकिन जो हमारे लिए आसान रहता है वो सीखते हैं। देखो अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं ए की आयु, मैं दो पर्सन का नाम लिखता हूं, ठीक है, राहुल की आयु मोहन से 4 वर्ष अधिक है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल रहा है सर राहुल और मोहन दो पर्सन है, इन दोनों में तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप एक्स किसको मानोगे, राहुल को कि मोहन को, तो जिससे तुलना किया जा रहा है आप उसको जनरली एक्स मानिएगा। देखो आप बनाने के लिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, राहुल को एक्स मानकर भी क्वेश्चन बन जाएगा, मोहन को भी एक्स मानकर क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमें क्या सीखना है, जो आसान पड़े हमारे लिए, जो हमारे लिए आसान हो। तो हमारे लिए आसान होने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे तुलना किया जा रहा है आप उसको एक्स मानिए। तो मोहन से 4 वर्ष अधिक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं मोहन से तुलना की जा रही है, तो मोहन को आप एक्स मान लीजिए। मोहन को आप अगर एक्स मानोगे तो राहुल को क्या मानोगे बताइए, राहुल 4 वर्ष बड़ा है, अधिक कहने का मतलब क्या, 4 वर्ष बड़ा। तो आपको सर राहुल की एज यहां से हम क्या देंगे, सर ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में वर्ष लगा देंगे क्योंकि इकाई लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आया, क्लियर। तो मोहन को एक्स मानेंगे तो राहुल ऑटोमेटिक 4 साल बड़ा है, ठीक है, तो 4 साल बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ ऐसा, ठीक है, ए बी से 3 कम है, ठीक है, 3 कम है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए बी से 3 कम है, तो यहां पर आप कहोगे सर बी को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है, बी को आप एक्स मान लीजिए। तो अगर बी को एक्स मानेंगे तो ए कितना आएगा बताइए, ए कितना आएगा, 3, एक्स माइनस 3। आप कहोगे सर 3 कम है ना, इसका मतलब एक्स माइनस 3 कर दीजिए, एक्स में से 3 घटा दीजिए, एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं, ऐसा समझिए, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। मैं कह रहा हूं एम
क्यू का 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? आज स्क्रीन में कुछ इशू आ रही है। ठीक, अभी ठीक हो। तो आपको सर एम जो है क्यू का 5 गुना है, तो आप एक्स किसको मानोगे? देखो एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं, जनरली हमारा फेवरेट होता है एक्स, इसलिए एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो क्यू को आप एक्स मानोगे कि एम को एक्स मानोगे? यू को। क्यू को। तो आपको पता है सर क्यू से तुलना की जा रही है, तो क्यू को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। क्यू को अगर आप एक्स मान लोगे तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 5 गुना है 5। 5 इंटू एक्स। एक्स प्लस 5 मत करना, ऐसा मत करना 5 प्लस एक्स, 5 अधिक बोलता तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको सर 5 गुना यानी 5 गुना एक्स, 5 गुना एक्स कहने का मतलब ये 5x आ जाएगा, ठीक है, ये 5x आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, नोट करते जाइएगा ये साथ के साथ। अगर मैं कह रहा हूं ए के पास 20 के 4 गुने से 5 खिलौने या कुछ भी हो सकता है आर्टिकल्स कम है, ठीक है, कम है। तो इसका मतलब थोड़ा और मैं बड़ा किया हूं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए के पास बी के 4 गुने से, तो बी से तुलना किया जा रहा है, तो सिंपली आप बोलो सर बी को एक्स मान लीजिए, पहले बी को आप एक्स मान लीजिए। बी के पास कितने खिलौने हैं? तो आपको सर मान लिया बी के पास टोटल एक्स खिलौने हैं, तो ए के पास कितना खिलौना हो जाएगा? ए के पास कितना हो जाएगा? बी के 4 गुने से 5 कम। बताइए क्या बोला? 4x माइनस 5। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपको सर 4 गुने से 5 कम, तो बी का अगर मैं 4 गुना कर दूं तो बी का 4 गुना 4x हो जाएगा। अब इससे भी 5 कम है तो 4x माइनस 5 कर देंगे। तो बी के पास अगर x माना तो ए के पास x 4x माइनस 5 होगा। क्या इस क्वेश्चन को सर ए को x मानकर बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन हम क्यों करें, हमारे लिए और टफ होगा। टफ तो कुछ नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा आसान वाला अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बी को x मानिए तो ए का वैल्यू 4x माइनस 5 हो जाएगा। तो ऐसा सारा चीज आप कर लोगे। 4 गुना कहने का मतलब 4 से गुना करना, 4 अधिक मतलब 4 जोड़ना, ठीक है। अगर मैं कहूं x का 4 गुना करिए, ठीक है, x का 4 गुना करना, तो x में 4 से गुना कर दीजिएगा, ये मिल जाएगा 4x। अगर मैं कह रहा हूं x का 4 अधिक, तो यहाँ पर x प्लस 4 कर दीजिएगा, ठीक है। x में 4 कम तो x माइनस 4 कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये सारी चीज को यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। ये सारी चीज आपने देख लिया ना, अब देखो काफी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, उन दोनों को गुना करने पर, गुणनफल कहने का मतलब गुना करने पर 120 मिलेगा। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 छोटी है, मतलब ये दिख रहा है सर दूसरा संख्या से 7 छोटा है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, बस रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, बाकी सोल्यूशन बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो सर, यहाँ पर मानते हैं दो संख्या है, अगर मान लो उन दोनों नंबर को मैं ए और बी बोल रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा, ए और बी कह रहे हैं, तो ऐसा तो होगा ना, एक संख्या बड़ा रहेगा एक संख्या छोटा रहेगा, है कि नहीं? एक संख्या बड़ा रहेगा एक संख्या छोटा रहेगा। तो यहाँ पर बोल दो माना पहली संख्या जो है, माना पहली संख्या x मान लिया, ठीक है, पहली संख्या को मैंने x मान लिया। मुझे बताइए दूसरी संख्या क्या बोलोगे आप? सेकंड नंबर क्या रहेगा? -7। x माइनस 7, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में दिख रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 7 छोटी है, तो 7 छोटा कहने का मतलब 7 कम होना, ठीक है। तो आपको सर 7 कम होने का मतलब x में से 7 घटा दीजिए, दूसरा संख्या आप कहोगे सर x माइनस 7 कह देंगे। अगर एक संख्या मान लो अगर 10 है, दूसरा संख्या 7 कम तो 10 माइनस 7, ठीक है, ये 3 बनेगा, ठीक है। अगर मैं एक संख्या 20 कह रहा हूँ, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 20 माइनस 7 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर 7 कम करना है तो x माइनस 7 कह देंगे, ठीक है। अगर मुझसे बोलता है 7 अधिक, तो क्या करते हैं? अगर बोलता है कि दूसरा संख्या पहला से 7 अधिक है तो x प्लस 7 देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 120 मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताया था, a बाई क्यू, a बाई क्यू लिखने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं को, पहली संख्या पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा 120 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे 120। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, पहला संख्या आप बोल दो सर x है, दूसरी संख्या क्या हमारी x प्लस 7, x माइनस 7 है, इन दोनों को गुना करने पर क्या मिल रहा है? 120 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये बाहर में जो x है अंदर वाले दोनों टर्म से गुना होगा, तो x इंटू एक्स कितना मिलेगा? x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर,
x को 7 से गुना करेंगे। जब भी नंबर या टर्म्स को गुना करते हैं तो साइन को भी देखते हैं। x पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 7x बराबर 120। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 120 बराबर 0। माइनस का 120 क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब देखो इतना लिखकर आप आंसर मत कर दीजिएगा। देखो आपको बताना होता है हर बार कि एक्स आपने किसको माना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा जहां, ऐसा जरूर लिखना कि जहां हमने एक्स किसको माना था, एक्स हमने बड़ी वाली संख्या को मानी थी कि छोटी संख्या को मानी थी, बताइए बताइए। एक्स देखो बड़ा संख्या है, एक्स माइनस 7 छोटा नंबर है, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर जरूर लिखना कि जहां पर एक्स बड़ी संख्या है। ठीक है, जहां पर एक्स बड़ी संख्या है। क्लियर हुआ? या फिर आपके एग्जाम में ही बोल देगा बड़ी संख्या को एक्स मानते हुए इसको समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अगर बोल देगा कि बड़ी संख्या को एक्स मानना है तो बड़ी संख्या को एक्स लीजिएगा। अगर नहीं भी बोलेगा तो ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर है आपको। ठीक है, जब भी आपके पास आएगा ये जरूर लिखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करें। अगर इतना क्लियर तो बताइए, आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, डी लिखकर। अगर क्लियर है तो या वाई लिख दो। अगला जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां भी आप इसको नोट कर रहे हो अपने कॉपी में लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा कि आप रेलगाड़ी की चाल बताइए। अभी तो हम लोग बस इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बस इक्वेशन बनाएंगे। आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बोला जाएगा कि इक्वेशन पूरा सामान्य चाल बताइए। ठीक है, तो अभी फ्रेम करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, आप पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा, जितना भी समझ में आता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इस यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अधिक लेती मतलब अधिक समय लेती। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अभी तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है आपको, बाद में बोला जाएगा कि इसको सामान्य चाल बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि सर ये स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। दूरी की बात की जा रही है, चाल की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है ना? तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कंसेप्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ कंसेप्ट देखिए। इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। अच्छा मैं दूसरे पेज पर करता हूँ ताकि यहाँ पर सोल्यूशन कर सके। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये घर है आपका। ठीक है, ये घर है, यहाँ पर क्या आपका स्कूल है। ठीक है, बड़ा सा आपका स्कूल है ये। अब आपका घर और स्कूल के बीच की कुछ दूरी तो होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो दूरी है, मान लेते हैं ये जो दूरी है आपकी घर से स्कूल की, ये कह रहे हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर दूरी है, कुछ भी हो सकता है, बस एज्यूम करो अभी के लिए 5 किलोमीटर। तो अगर मान लो जब डे 1 था आपका, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, मान लो डे 1 पर आप क्या किए, आप घर से स्कूल जो है पैदल जा रहे हो। ठीक है, पैदल जा रहे हो। ठीक है, ऑन फुट। तो ये जाने में आपको क्या हुआ, टोटल टाइम जो आपको लग गया वो टाइम लग गया 1 घंटे। 1 घंटे लग गए जब आप पैदल गए। आप काफी थक भी गए होगे, तो आपको सर पहला दिन 1 घंटे लग गए मुझे स्कूल से, घर से स्कूल जाने में। सेकंड डे आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास अगर बाइसिकल भी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेकंड डे आप बाइसिकल से जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बाइसिकल है। ठीक है, तो अब जब बाइसिकल से जाओगे तो डेफिनेटली आपका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अब टाइम आपका कम लगेगा। अब आपका क्या होगा, चाल जो होगा, पहले आपने मान लो कुछ भी स्पीड से गए होगे, मान लो आपका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपका स्पीड मान लो ज्यादा हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा हो गया, तो मुझे बताइए जब बाइसिकल से जाओगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, बताइए। कम लगेगा। तो आप कहोगे सर जब हम बाइसिकल से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रेवल करनी है। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, ये समझिएगा, अगर डिस्टेंस यानी दूरी आपका सेम है, तो अगर आप चाल
यानी स्पीड को आप अगर बढ़ाते हो, ठीक है, अगर बढ़ाते हो, इंक्रीज करेंगे, तो टाइम जो होगा हमारा, समय लगने वाला, वो कम हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट सी बात है, अगर हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्पीड कम करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जो समझिए। अगर मैं कह रहा हूं कभी मैं कोई डिस्टेंस यहां से यहां गया, ठीक है, एक बार मैं जा रहा हूं 8 किलो या मैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और सेकंड टाइम मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस केस में मैं कह रहा हूं T1 टाइम लगा, इस केस में T2 टाइम लगा। मुझे बताइए ज्यादा टाइम कब लगा होगा इन दोनों में? T1 ग्रेटर देन T2 है या T1 लेस देन T2 है? बस आप मुझे बताइए ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? सोचिए। देखो मैथमेटिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज ही होगा, बस आपको सोचना होगा। आपको पता सर स्पीड यहाँ पर क्या है, कम है, 18 किलोमीटर पर आवर कम है, तो स्पीड अगर कम है तो T1 ज्यादा रहेगा। ठीक है, T1 अधिक रहेगा, है ना, तो T1 अधिक रहेगा मतलब समय T1 ज्यादा लगेगा। T1 आपको सर T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो आपको सर ए जैसा ही होगा। सर खुशीराम के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, ठीक है, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम है, तो जहां पर भी स्पीड कम रहेगा वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड जहां ज्यादा रहेगा वहां पर टाइम कम लगेगा। इतना क्लियर? अच्छा, एक चीज और इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ा होगा पहले कभी क्लास में, एक चीज होता है समय, एक चीज होता है दूरी, और एक चीज होता है चाल। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो इन तीनों में एक रिलेशन है। किसी को अगर याद है तो मुझे वो रिलेशन बताइए। सर बताइए चाल याद है? दूरी बटे समय के बराबर होता है। फिर से, समय किसके बराबर सर होता है? सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला। इसको बेटर तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप इस फॉर्म में याद करो तो ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे ऐसा कह सकते हैं ना, अगर चाल बराबर दूरी बटा समय आपने बोला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं चाल और समय को अगर हम गुना कर दें, चाल और अगर मैं समय को गुना कर दूं तो दूरी के बराबर आ जाएगा, चाल गुना समय बराबर दूरी। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो बेटर इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कई बार मोस्टली यही वाला यूज करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, समय जो भी टाइम लगेगा किसी भी पर्सन या फिर किसी भी व्हीकल के द्वारा तय जितना भी टाइम लग रहा है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो टाइम क्या होगा? आप पूछिए कितना दूरी उसने ट्रेवल किया, ठीक है, कितना दूरी ट्रेवल किया, और उस दूरी को आपने कितने के स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है, क्या स्पीड थी आप, तो दूरी बटा चाल। ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपका और मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। मतलब हम कह सकते हैं टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसको यूज करेंगे। क्लियर? ये नोट कर लिया सभी ने? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, अब आए अपने क्वेश्चन पर। इस चीज को नोट कर लिया आपने, तो अब हम लोग क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं, बाकी सारे चीज यूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन ये बोल रहा था किसी रेलगाड़ी, अब क्वेश्चन को पढ़िए, किसी रेलगाड़ी जो है कितना दूरी चल रहा है, 480 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब स्पीड इसकी बढ़ा दे चाहे घटा दे, जैसे ये समझो अगर मैं घर से, होम से मैं स्कूल जा रहा था, अब मैं पैदल जाऊं, चाहे मैं कार से जाऊं, चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं बाइक से जाऊं, डिस्टेंस जो है वो तो 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम रहता है, तो दूरी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी आप स्पीड बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोलोगे तय किया गया दूरी, कुल दूरी, पहले आप इस क्वेश्चन में लिख दीजिए कुल दूरी कितना ट्रेवल किया गया है, बताओ इस क्वेश्चन में कितना दूरी तय किया गया है ट्रेन द्वारा? 480 480 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। ठीक है, इस दूरी को बोला जा रहा है कि कितना चाल नहीं दिया गया, वही आपसे पूछा है एग्जाम में, पूछा जाएगा ना आपसे कि चाल बताइए। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि माना सामान्य चाल जो है इस ट्रेन की या इस रेलगाड़ी की वो एक्स है। ठीक है, माना सामान्य चाल जो है, जो यूजुअल स्पीड से ये चलता है, ठीक है, सामान्य चाल जो है उसको आप मान लीजिए एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लिया।
तो अगर सामान्य चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटे से वो चलती है तो यूजुअली इसको कितना टाइम लगता होगा ट्रेवल करने में 480 किलोमीटर। तो समय जो ये लगता होगा इसका टाइम, ठीक है, समय t1 में लिख दे रहा हूँ इसमें। t1 बराबर कितना टाइम लग रहा होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। आपको सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेवल किया गया इसने, और कितनी की चाल से, x के चाल से। तो आपको सर t1 बराबर 480 बटा x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा यूनिट, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आवर घंटे में आएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर घंटे में आएगा, t1 बराबर 480 बटा x घंटे। इतना क्लियर है क्या सभी को, बताइए इतना क्लियर, तभी आगे बढ़ेंगे, बताओ इतना क्लियर। तो अभी तक मैंने क्या लिखा सर, माना रेलगाड़ी का यूजुअल स्पीड x है, तो जो टाइम लग रहा है वो 480 बटा x रहेगा, क्योंकि दूरी बटा चाल मैंने किया। उसके बाद क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, ठीक है, कम होती, इमेजिन कर रहे हैं कि कम होता, तो अब बताइए नई चाल कितनी है, नई चाल कितनी है, x प्लस 8 या x माइनस 8, -8, x माइनस 8, क्योंकि साहब बोल रहा है कम। अगर बोलता कि स्पीड अधिक है, चाल को बढ़ा दिया गया, तो x प्लस 8 करते हैं, लेकिन चाल को कम किया गया है, तो चाल को कितना कम किया गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो नया वाला जो चाल है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो नया चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहां से सर बोलोगे ये सर, हाँ बताइए, ये यहाँ से फिर से बताना सर। कहां से, ये नई चाल, यस सर। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि कैसे मैंने लिखा t1 बराबर 480 बटा x। यस सर। ठीक है, चलो यहां से आप फिर से इसको सुनिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि यूजुअल जो नॉर्मल चाल जो है x है, इसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ किसी पर्सन का या किसी कार है, मेरा जो कार है या बाइक है, इसका जो यूजुअल स्पीड जो होता है, जो मैं ड्राइव करता हूँ, वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करता हूँ, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आज क्या है, आज कुछ मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, तो मेरा जो स्पीड था वो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा, बताइए। अगर मौसम खराब है, बारिश हो रही थी, तो आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिड्यूस करोगे, कम करोगे। अब बोलोगे सर अब नया जो चाल रहेगा वो 40 की स्पीड से चलेंगे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर का कम हो गया, ठीक है। अगर कभी आपको हड़बड़ी रहेगा, ठीक है, कहीं हमें हड़बड़ी में जाना है, कुछ अर्जेंट है, मुझे जल्दी से पहुंचना है, हमारा एग्जाम है, एग्जाम छूट रही है, ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ाओगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो आपका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि कम किया गया है कि ज्यादा किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि नई वाली जो चाल है वो अगर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कम किया जा रहा है चाल को, तो नई चाल आप क्या लिखोगे सर, नई चाल जो है वो कम है पुराने चाल से। तो नई चाल क्या होगा, x में से 8 घटा देंगे, क्योंकि ओरिजिनल चाल x है, तो x में से 8 घटाया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिख दिया। तो अगर नया चाल x है तो टाइम, अगर आपने स्पीड को चेंज किया है, क्या टाइम भी चेंज होगा, बताइए। यस सर। डेफिनेट चेंज होगा। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो नया वाला जो टाइम लगेगा, अब जो लगने वाला समय है वो समय के लिए आप क्या लिखोगे, समय बराबर फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना, सर दूरी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी स्पीड से जाइए, डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बदलता। ऐसा थोड़ी है कि पटना और हरियाणा, जैसे मैं पटना में हूँ, आप लोग हरियाणा में हो, तो मैं किसी भी ट्रेन से आऊं, अलग अलग स्पीड हो सकती है, लेकिन पटना से हरियाणा या बिहार से हरियाणा के बीच की दूरी है वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। जितना भी अगर 1000 किलोमीटर 1000 ही रहेगा। तो आपको सर यहाँ पर समय जो लगेगा दूरी बटा चाल, दूरी तो 480 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा वो ट्रेन, लेकिन चाल इस बार जो है आपका वो x माइनस 8 है, चाल आपका कम है, ठीक है। इस बार समय को आप इस तरीके से लिख दो, समय जो लग रहा है उसको आप t2 लिख दीजिए, t2 इज इक्वल टू, अलग समय है ये, x माइनस सॉरी 480 बाई एक्स माइनस 8, इसको लिखोगे। अब जो समय लगेगा सर 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर, इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है क्या सभी को, बताइए इतना क्लियर है कि हमारा क्या हुआ, 480 बटा एक्स माइनस 8, अब समय इतना। अब ये आपको सोचना होगा, देखो अब यहाँ कितना थिंक करिए, सोचिए थोड़ा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वो 3 घंटे की जा रहे हैं, ठीक है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सोचिए, यहाँ पर क्या है, ये T1 अधिक है कि T2 अधिक है, ज्यादा समय कहां पर लग रहा होगा, बताइए। बड़ा कौन है, T1 की T2,
मुझे बताइए T1 बड़ा बड़ा कौन है, T1 या T2? जो आपको लग रहा है वो दो दो आंसर चैट में लिख T1 दो। बड़ा है। T1 बड़ा है, T1 बड़ा है। नहीं मैं बता नहीं रहा, आप लोग जो बोल रहे बस रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। T1 चैट में लिखिए, T1। ठीक है, अभी देखो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ ना, देखो ऐसे सोचना, T1 सभी का आंसर T1 आ रहा है। समय अधिक वहां होगा जहां पर, ऐसा सोचो जहां पर सर अधिक समय वहीं लगेगा ना जहां पर टाइम कम, स्पीड कम रहेगा। ठीक है, तो स्पीड आप सोचो, स्पीड कम कहां पर है, स्पीड कम कहां पर है, स्पीड यहां पर कम है ना x-8 में। आपको सर यहां पर x-8 की स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको सर T2 टाइम ज्यादा रहेगा। समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय अधिक कब रहेगा, समय अधिक मतलब चाल कम। ठीक है, चाल कम कहां पर था, चाल कम इस केस में था। ठीक है, चाल कम दूसरे वाले केस में था तो वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो चाल यहां पर कम है सर, x-8 कम है, इसका मतलब T2 बड़ा रहेगा। मतलब ये क्लियर है, T2 जो है वो ग्रेटर है T1 का, T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। समझ में आया? मैं ये क्यों बता रहा था, कंपेयर क्यों कर रहा था, आप इसको इतना नहीं सोचो ना तो भी आप कह सकते हो सर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब सेकंड वाला केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में साफ इस लाइन को पढ़ने से मुझे क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, आप अगर नहीं भी पढ़ो तो भी समझ में आता है, कम होती तो उस केस में टाइम अधिक लग रहा है। तो टाइम अधिक कब लग रहा है, सेकंड वाले केस में, तो हम कहेंगे सर T2 अधिक है। समझ में आ रहा है ये चीज कि T2 अधिक क्यों हो रहा है? तो आप यहां से कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार T2 और T1 में डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है, T2 में से T1 घटा देंगे तो 3 घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 घंटे। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है यही है। अगर आप ऐसा लिख दोगे T1 माइनस T2 बराबर 3 तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, T1 माइनस T2 लिखने पर डेफिनेटली गलत हो जाएगा आंसर आपका, तो लिखना होगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो आपको देखना होगा इन दोनों केस में समय ज्यादा कहां लग रहा है, तो समय यहां पर ज्यादा लगेगा T2 के केस में, क्योंकि T2 में स्पीड कम है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। T2 का वैल्यू क्या है आपका, अब इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है, इसके बाद बहुत ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगेगा, यहाँ पर बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 480 बटा x-8 है यहाँ पर, 480 बटा x-8, बस यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट आ गया। माइनस T1 कितना है, 480 बटा x बराबर 3। बस इसको कैलकुलेट करिए, देखिए सॉल्व करके। ऐसा कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताया, भिन्न वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जब करवा रहा था तो ऐसे कई बार किए हमने। अगर मैं लिखता हूँ 1/x या 3/x प्लस 4/y, तो यहाँ पर क्या कहते हो, x इंटू वाई, एक्स और वाई को गुना करते हैं, 3 को y से गुना करेंगे और 4 को x से गुना करेंगे तो बनेगा 3y प्लस 4x। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हैं। यहाँ बोलेंगे सर x और x-8 जो है इसको गुना कर दीजिए, x और x-8 को गुना कर देंगे। 480 को x से गुना करेंगे, 480 को x से गुना करने पर क्या मिलेगा, तो आपको लिखना होगा 480 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस इस 480 को x-8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, इस 480 को गुना करेंगे x-8 से। ठीक है, x-8। कहीं भी स्टेप में भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बस सॉल्व करता हूँ इसको। ये मिलेगा आपका 480x, ये तो है, ये माइनस का 480 है, जब x से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 480x। ये माइनस और माइनस जब गुना होगा माइनस माइनस प्लस बनेगा, 480 गुना 8। ठीक है, अभी 480 को 8 से गुना करने पर जो भी मिलेगा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बाद में गुना कर लेंगे। ठीक है, नीचे में बट्टा है, नीचे में बट्टा, बट्टा में क्या लिखना है हमें, x इंटू x-8, x इंटू x-8 बराबर 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले मुझे दिख रहा है 480x, यहाँ भी 480x में से 480x घटाना है। ठीक है, तो पहले तो इसको हटाइए। ठीक है, 480x में से 480x काट दिया, ठीक है मैंने उसको। अब यहाँ पर से क्या कह सकते हो सर, 8 गुना 480 है, 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 बराबर ये x इंटू x-8 है, जो ये वाला टर्म है ये गुना हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाकर गुना हो जाएगा तो बनेगा 3 इंटू x-8, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं 3 जो दिख रहा है ना, 3 मुझे दिख रहा है सर, अगर नीचे आएगा तो 48 जो है, 48 जो दिख रहा है वो 3 से कट जाएगा, 16×3 = 48। अगर नहीं कटता तो मैं 3 को नहीं लाता, मैं 3 को गुना कर देता, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को नीचे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा। ठीक है, तो 480 इंटू 8
ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो 3 लिखा हुआ है नीचे आ जाएगा, ये बना बटा 3 बराबर x इंटू एक्स माइनस एट, एक्स इंटू एक्स माइनस एट। इतना क्लियर है क्या? बताओ, यहां तक क्लियर? अगर कहीं पर डाउट है बिल्कुल बताइए, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 16 3 48, 16 बार में कटा, 160 बार में कटा, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। अब मुझे दिख रहा सर 160 इंटू 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स को गुना करेंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, कुछ ऐसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। सो 160 को 8 से गुना करने पर कितना मिलेगा? 16 8 कितना होता है बताइए? 16 इंटू 8 128, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 1280 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। मैं ट्राई यही करता हूं कि एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखें, तो इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए मैं क्या करूंगा, 1280 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो 1280 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मिलेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, कुछ ऐसा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, अच्छा इसको 0 को हटाइए क्योंकि 0 तो मैंने उधर ही लिख दिया था ना, कुछ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1280 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस बन गया। अब इसके बाद फाइनली बोलिए, अगर मुझे पता सर अगर ए बी के बराबर है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं बी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर 0 इसके बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। तो हमने क्या किया, बस इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। देखो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में हमने एक समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इतना आंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे बस एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलता है ना, तो भी आप यहाँ पर लिखिएगा, जहां एक्स हमने क्या माना था, एक्स रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, यह जरूर बता देना, ऐसा लिखना होगा आपको। क्लियर? कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, या फिर कंसेप्ट या फिर कुछ भी कैलकुलेशन में कोई भी अगर डाउट है तो बिल्कुल डी लिखकर बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में अधूरा नहीं आएगा, एग्जाम में हमें पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, इस समीकरण को सॉल्व भी करने बोला जाएगा। तो आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे, अभी के लिए इतना देखिए, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में हमने सीखा। पहले तो आप ये दोनों इतना लिखोगे, पहले देखो पहला भाग तो बस इतना था हमारा, जो हमने ये किया कि रेलगाड़ी के सामान्य चाल x माना, समय t1 बराबर 480 बटा x, नया चाल x माइनस 8 माना तो t2 बराबर इतना। यहाँ पर डिसाइड करिए t2 माइनस t1 3, मेन ये, अगर इसके इतना कर लिया, इसके बाद के स्टेप तो काफी सिंपल हो जाती है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, बस कैलकुलेशन बचता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, होमवर्क में सेंड करूंगा उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, रेलगाड़ी वाला चाल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला एज प्रॉब्लम, ठीक है, आयु पे आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ओके। क्वेश्चन को इतना पढ़ के मुझे समझ में आ गया सर एज पे आधारित क्वेश्चन है, आयु पे आधारित क्वेश्चन है। उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा, ठीक है। आज नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति को रिप्रेजेंट करके देखिए कैसा होगा, ठीक है, करते हैं। यहाँ पर क्या बोलोगे मुझे बताओ, यहाँ पर 2 चीज आप कर सकते हो, या तो आप रोहन को एक्स मान सकते हो, या फिर आप उनकी जो मदर है माँ को आप एक्स मान सकते हो। आप मुझे बताइए आप किसको एक्स मानोगे? बन जाएगा दोनों से, ठीक है, बनने के लिए दोनों से बन जाएगा, लेकिन आसान किससे होगा? हम इजी वाला काम करेंगे, हम आसान वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलना किससे की जा रही है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को एक्स मान लीजिए, ताकि रोहन की माँ को हम एक्स प्लस 26 मान लें, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो मैं फिर से उसकी वर्ड को समझिए, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन को एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे माना रोहन की आयु, और मैंने पहले भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम बताया था कि जब भी मैं आयु लिख रहा हूँ, रोहन की आयु, मतलब ये आयु किस चीज की बात की जा रही है, ये प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, वर्तमान आयु, ठीक है। मैं नहीं भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि रोहन की जो वर्तमान आयु है, आप लिख देना ऐसे, माना रोहन की आयु,
ठीक है, रोहन की जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे बताइए माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस प्लस 26 x प्लस 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 बड़ा हो जाएगा, x प्लस 26। ठीक है, 26 वर्ष बोला। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। अब यहाँ पर समझिए, अब आगे का जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख रहा है कि आगे जो कंडीशन दे रखा है सब 3 वर्ष बाद ही दी गई है। आज के डेट में क्या हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं दिया गया। 3 वर्ष के बाद की आयु मुझे पता करना होगा। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, दोनों ही थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, रोहन कितने वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 3 x प्लस 3, क्योंकि आपको पता है सर अभी अगर 5 साल का रहा होगा तो 3 साल के बाद वो प्लस 3 हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा, प्लस 3 कर दिया। अगर आप मान लो अगर 20 साल का है अभी, तो 3 वर्ष के बाद प्लस 3 करके 23 साल हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको सर यहाँ पर 3 साल जोड़ दीजिए दोनों ही में, तो आपको सर रोहन जो है 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा 3 वर्षों के बाद, तो x प्लस 3 आ जाएगा, इसका एज x प्लस 3 आ जाएगा। ये इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 x प्लस 29, क्योंकि अभी जो एज है वो x प्लस 26 है। तो x प्लस 26 में 3 वर्षों के बाद क्या होगा, x प्लस 26 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 29। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे x प्लस 29 आएगा, तो यहाँ पर आपका मिलेगा x प्लस 29। 3 वर्ष के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन को पढ़िए। 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है, मतलब प्रोडक्ट गुना करने पर 360 मिल रहा है, तो आज की आयु को नहीं गुना करिए। रिपीट कर दूं, कहां पर डाउट है बताइए। देखो रोहन की आयु मैंने x माना, तो रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी थी, तो मैंने x प्लस 26 कर दिया। इतना क्लियर है क्या ज्योति, आप बताओ, इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है माँ, तो वहां पर 26 जोड़ दिया। अब यहाँ पर बोला गया था 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद इनके गुणनफल जो भी रहा है। मैं सोच रहा हूँ बाकी पढ़ाई नहीं, बस मुझे पता है कि सर जो भी कहानी दिया गया है यहाँ पर कंडीशन वगैरह 3 वर्ष के बाद का है, तो मैं दोनों ही का आयु 3 वर्ष के बाद देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए रोहन अगर आज के डेट में x वर्ष का है, 3 साल के बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा ना। रोहन की माँ 3 वर्ष बड़ा हो जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 3 और यहाँ से मिलेगा x प्लस 29। अभी क्लियर है क्या, x प्लस 3 और x प्लस 29 क्यों लिखा? क्लियर, चलो। तो यहां से आप कहोगे सर रोहन 3 वर्ष बड़ा हो गया और उनकी माँ भी 3 वर्ष बड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में एक चीज बोला गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो गुणनफल है 3 वर्ष के बाद अगर हम इनको आयु को गुना कर दें, ठीक है, तो इनको गुना करने पर 306 मिल रहा है, 360 मिल रहा है, सॉरी। ठीक है, तो आपको इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो x प्लस 3, ये रोहन की आयु हो गई 3 साल के बाद। रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29, इनको गुना करिए और इनको गुना करने पर कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है। ठीक है, 360 लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, देखो मेन चीज इतना है, अगर इतना कर लोगे इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है ना, बाकी तो गुना है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान। हाँ, क्या बताओ? लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, इसको मैंने कैसे लिख दिया? आप मुझे माइक ऑन करिए सारिका, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा गया, इस लाइन को पढ़िए। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 3 वर्षों के बाद 360 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल के बाद इन दोनों के आयु को गुना करने पर कितना मिल रहा है, 360। सारिका आप मुझे बताओ 3 साल के बाद रोहन की आयु कितनी है, इस पेज को देखकर बताइए। x प्लस 3, बढ़िया। 3 साल के बाद रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29। x प्लस 29। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को गुना कर देंगे तो 360 आ जाएगा, मैंने लिख दिया इन दोनों को गुना करके 360। क्लियर? यस। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसको लिख रहे हैं, मतलब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उस इन्फॉर्मेशन को मैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, समीकरण बना रहा हूँ। अब इस समीकरण को बाद में हल करना भी सीखेंगे, अभी के लिए बस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लो। ये आपको होगा सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, x, तो इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से। अगर इसमें कोई भी डाउट है डेफिनेटली पूछ लेना। x को गुना करेंगे x प्लस 29 से, फिर प्लस के 3 को गुना करेंगे, इस 3 को गुना करेंगे x प्लस 29 से। ठीक है, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा 360। ठीक है, इसको सॉल्व करिए,
अब आपको दिख रहा है यहाँ पर x, इस x को गुना करेंगे अंदर वाले टर्म तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 29x। इस 3 को गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 गुना 29 कितना होता है, 9 या 27 का 7, 2 हासिल बना, 3 6 7 8, 87 मिलेगा बराबर 360। क्लियर इतना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना गुना में, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो गया, 29 3 31x, सॉरी 32x, 29 और 3 को जोड़ेंगे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो मिलेगा 32x प्लस का 87 माइनस का 360। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, या 87 को मैं उधर भेज दूं, ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो 360 माइनस 87, ठीक है, तो ये मुझे बताओ 360 में 87 तो घटा ही सकते हो ना, ये मुझे बताओ, ये आपको करना है। 273 कितना बन रहा है, 273 273 मिल रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, 7 3 10 और बिल्कुल 273। अगर 360 में से आप अगर 87 को घटाओगे तो आपका मिलेगा 273, ठीक है, तो 273। अब क्या करेंगे, 273 को इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको सर ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर 0। ठीक है, हम बस इतना लिखकर आंसर कर देंगे क्या, बताओ? नहीं, ठीक है, No, यहाँ sir. हमें क्या बताना होगा, जहां x क्या माना था हमने, रोहन की आयु की उनकी माँ की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु। अगर देखो माँ की आयु को अगर x मानते ना तो ये क्वेश्चन बनता, इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट आता, ठीक है, इक्वेशन थोड़ा देखने में अलग होता है लेकिन उसका मतलब सेम होता है, आंसर सेम आता है। लेकिन हमने क्या माना था, x को हमने रोहन की आयु माना था, जहां x रोहन की आयु है, आप लिख देना रोहन की आयु माना था हमने, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, रोहन की आयु को हमने x माना था तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा कि रोहन की आयु को x मानते हुए इस समीकरण को बनाइए। ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर है तो बताओ, इतना क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन है, ये पूरा, पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपका, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं क्या, काफी छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, ये है एक पार्ट पूरा और ये हो रहा हमारा पूरा सेकंड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक शेप पर बेस्ड है, ठीक है, एक आकृति पर बेस्ड है। तो यहाँ पर बोला गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, आयत की बात की जा रही है, रेक्टेंगल की बात की जा रही है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो मैं बार बार इस क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर पढ़ूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना होगा कि सर मैं लंबाई को x मानकर स्टार्ट करूं कि चौड़ाई को मैं x मानकर स्टार्ट करूं, बताइए x किसको मानना बेटर होगा, चौड़ाई को x मानेंगे, क्योंकि लंबाई जो है यहाँ पर बोला गया ना, लंबाई चौड़ाई के 4 गुने से 2 गुने से 4 अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है, तो चौड़ाई को x मान लीजिए, ज्यादा आसान होगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, स्क्रीन तो बिल्कुल प्रॉपर है, स्क्रीन प्रॉपर है अभी, ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे तो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो मैं क्या करूंगा, चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है तो किसी भी आयत का एक आयत बना देता हूं। अब आयत में आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबी वाली भुजा को हम लंबाई कहते हैं और ये जो छोटी वाली भुजा है इसको हम चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई को आप x मान लो, माना चौड़ाई, क्वेश्चन में कोई बताएगा नहीं ना, हो सकता है क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि x मान लीजिए चौड़ाई को, लेकिन अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको सोचना होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर चौड़ाई को x मीटर मान लीजिए, ठीक है, x मीटर, तो लंबाई कितना आ जाएगा, आप मुझे कोई बताएगा लंबाई कितना आएगा यहाँ पर, 2x plus 1, 2x plus 2x 1. प्लस 1, क्योंकि आपको पता है सर लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई जो है आप ऐसा लिख सकते हो, लंबाई जो है सर 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई का 2 गुना से भी 1 अधिक है, तो एक और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सर 2 इंटू चौड़ाई प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बोला गया था इतना मीटर है, तो आप कह सकते हो सर 2x प्लस 1 इतना मीटर हो जाएगा हमारा लंबाई। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर लंबाई हमने लिख दिया 2x प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से बोलेंगे आगे का चीज क्या है, अब प्रीवियस थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर लंबाई चौड़ाई को गुना करने पर क्षेत्रफल आ जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया था भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया गया था क्लियरली कि क्षेत्रफल, ठीक है, आप लिख दीजिए
क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करिए, लंबाई कितना है आपका, लंबाई है आपका 2x+1, ठीक है, 2x+1। चौड़ाई कितना है आपका, गुना में चौड़ाई x, ठीक है, चौड़ाई को आपने x माना था, ये 528 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो गए, बस इसको सॉल्व कर लेना है। आप चाहो तो a को b से गुना करिए, चाहे b को a से गुना करिए। तो मैं लंबाई को चौड़ाई से गुना करूँ, चाहे चौड़ाई को लंबाई से गुना कर दूं, वैसा भी लिख सकता हूँ, x × 2x+1 बराबर 528, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का, चलो बराबर 528, इस 528 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, तो बन जाएगा 2x² प्लस का x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। इतना लिख करके क्या लिखेंगे, जहां x क्या है बताइए, जहां x लंबाई नहीं चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ बोलोगे सर x चौड़ाई माना, ठीक है, या भूखंड का चौड़ाई माना था, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा x क्या है, चौड़ाई है। तो x को आपने क्या माना है वो बताना जरूरी है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये कंप्लीट करता है आपका। अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताइए, अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, इतना क्लियर है क्या सभी को? दोबारा समझा दो। इसको दोबारा समझाऊं, चलो ठीक है। इसमें क्या डाउट है पहले ये बताओ। चलो, ये समझ में है कि चौड़ाई को मैंने x क्यों माना, बताइए। चौड़ाई को x इसलिए माना दोबारा क्योंकि, से रिपीट करा दो। ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ठीक है, पोल अगले क्लास में कर लेंगे, इस टॉपिक को रिवीजन कीजिएगा, तब तक आप लोग इसको समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, बार बार इसलिए स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो इसका मतलब चौड़ाई से तुलना किया गया है, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए, x या y कुछ भी मान सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि चौड़ाई को आपने जैसे ही x माना, ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है, पूरा सोल्यूशन को मिटा ही देता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर जैसे ही चौड़ाई को मैंने x माना, चौड़ाई को अगर x माना तो लंबाई कितना होगा, लंबाई बोलोगे 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो 2 गुना क्या, तो 2 गुना चौड़ाई किया, और एक अधिक था तो एक जोड़ दिया, अगर कहता है एक कम है तो एक कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई जो बनेगा आपका वो बनेगा 2x+1, ठीक है, 2x+1। अब आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल दिया गया है 528। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। ये पता है ना, ये याद कर लीजिएगा, किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, फॉर्मूला है आपका, ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो ये 528 दिया गया है, तो लंबाई है आपका 2x+1, चौड़ाई है आपका x, इन दोनों को गुना पर करने पर 528 मिला। इसको गुना करिएगा तो आपको मिल जाएगा, x जब 2x से गुना होगा तो मिलेगा 2x², x जब 1 से गुना होगा तो मिलेगा प्लस का x बराबर 528, ठीक है, बराबर 528। अब बताओ क्लियर हुआ? हाँ जी, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है, 528 को उधर लेके गए, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आंसर, इक्वेशन बन गया। x यहाँ पर बोल दोगे चौड़ाई है, ठीक है, बस x बता दीजिएगा, चौड़ाई है हमारा, ठीक है। पोल अगले क्लास में कर लेंगे, टाइम है नहीं ज्यादा, अदरवाइज फिर अगले क्लास में कुछ प्रैक्टिस करके इसको और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो करना क्या है आपको, जो भी क्वेश्चन, देखो होमवर्क क्या है आज का, जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया ना उसको खुद से बिना सॉल्यूशन को देखे हुए खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है डेफिनेटली आप अभी पूछ सकते हो, और रेगुलर क्लास कीजिएगा, मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट